नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ घर की याद कविता पढ़ रहे थे, जिसका कुछ अंश हम पढ़ चुके थे। शेष अंश आज हम पढ़ेंगे और साथ ही इस पाठ के हम प्रश्न भी हल करेंगे। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। यहाँ कवि सावंत से अनुरोध कर रहे हैं कि वे उसके घर जाकर उसके पिता को संदेश दे कि कवि जेल में सुख से रह रहा है, सुख से जीवन बिता रहा है। जबकि कवि जो है वह जेल में बहुत दुखी है। एक तो घर से दूर है, परिजनों से दूर है, वह दुख सता रहा है और यहाँ पर उसको कई यातनाएं दी जा रही है, कष्ट दिए जा रहे हैं, उसका भी उसे दुख है। किंतु ये सब बातें अपने पिता तक नहीं पहुंचाना चाहता है, क्योंकि ये सब बातें जब उसके पिता को पता चलेगी तो वह बहुत दुखी हो जाएंगे। इसीलिए कवि सावन ऋतु को निर्देश देते हुए कहते हैं कि किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। धीर का अर्थ होता है धैर्य। कवि सावन को निर्देश करते हुए कहते हैं कि वह उसके पिता को यह न बताए कि वह घर से दूर दुखी है ना, घर की याद उसे सता रही है, नहीं तो उसके पिता की चिंता और अधिक बढ़ जाएगी। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें जाकर धैर्य बंधाना, अर्थात उन्हें कहना कि मैं आनंद पूर्वक रह रहा हूँ, आराम से रह रहा हूँ, ऐसा कहकर उन्हें ढाढ़स बंधाना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, और उन्हें जाकर यह भी बताना कि मैं यहाँ पर लिख पढ़ रहा हूँ और लिखने पढ़ने का काम करके मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा हूँ और प्रसन्नता पूर्वक रह रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, और उनसे जाकर कहना कि मैं यहाँ पर खूब काम करता हूँ, लिखने पढ़ने का भी काम कर रहा हूँ और भी काम मैं यहाँ पर करता रहता हूँ, अपना समय में व्यर्थ नहीं करता हूँ। और यह भी बताना कि मैं ऐसे कार्य कर रहा हूँ जिससे मेरे माता पिता का नाम और देश का नाम ऊंचा होगा। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और यह भी बताना कि मेरे काम से यहाँ पर सभी लोग प्रसन्न हैं और सभी लोग मुझे बहुत चाहते हैं। मत करो कुछ शोक कहना। शोक का अर्थ होता है दुख। और उनसे कहना अपने पुत्र के लिए शोक न करे, अर्थात दुख न करे, क्योंकि तुम्हारा पुत्र जो है वह जेल में रहकर आपका नाम रोशन कर रहा है, इसलिए उसके लिए दुख ना करे। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे पिता से जाकर कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, मज़े से हूँ, मुझे कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। कातने में व्यस्त हूँ मैं, और उन्हें जाकर यह भी बताना कि मैं गांधी जी के निर्देशों पर चलकर चरखे पर सूत काटने में व्यस्त हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, और यहाँ पर मुझे भोजन भी अच्छा मिलता है, इसलिए मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ और मेरा वजन बढ़कर 70 किलो हो चुका है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ। ढेलता हूँ का अर्थ होता है दूर भगाता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर खेलता कूदता हूँ, अर्थात मौज मस्ती से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। दुख डट कर ढेलता हूँ, और यदि कोई दुख आ भी जाए तो मैं उसका निडरता पूर्वक सामना करके उस दुख को मैं दूर कर देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, और उनसे यह कहना कि मैं जेल में मस्ती भरा जीवन यापन कर रहा हूँ। यूं न कहना अस्त हूँ मैं। यहाँ अस्त का अर्थ हम निराश से लेंगे। और आगे कवि कहते हैं उन्हें कि यह मत कह देना कि मैं यहाँ पर निराशा का जीवन जी रहा हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ, यह जाकर मत कह देना। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। इस अंश में कवि सावन को अपने गांव में संदेश लेकर भेजते समय उसे सावधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह उसके परिवार के सामने जेल के जीवन की वास्तविक स्थिति को न बताए। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कवि कि हाय तुम उनसे जाकर ऐसी वैसी बातें मत कह देना, यानी कि जेल की जो वास्तविक स्थिति है मेरी, वह जाकर उन्हें भूल कर भी मत बताना। यदि तुमने बता दी, यहाँ की सच्चाई यदि मेरे पिता के सामने बता दी,
तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे, मेरे बारे में चिंता करने लगेंगे। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। उनसे जाकर यह मत कह देना कि मैं पूरी पूरी रात जागता हूँ, मुझे यहाँ पर नींद नहीं आती है। आदमी से भागता हूँ और मुझे यहाँ पर लोगों पर शंका होती है और उनसे मिलने जुलने से भी मैं कतराता हूँ। ये भी उनसे जाकर मत कहना, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत कष्ट मिलते हैं, यातनाएं मिलती हैं, तो मुझे आदमी की आहट से भी डर लगता है। तो यह जाकर भी उनसे जाकर मत बता देना। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि सावन को ही संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि तुम मेरे पिताजी से यह मत कहना कि मुझे किसी से यहाँ बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। मैं हर समय चिंता में रहता हूँ, मुझे घर की याद बहुत सताती है, इसलिए मैं यह भी भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। देखो, तुम ऐसी वैसी कोई बात उन्हें मत कहना, ऐसा कुछ मत कह देना कि जिससे उनके मन में व्यर्थ का संदेह उत्पन्न हो जाए। हे पवित्र सावन, मैंने जो बातें तुमसे कहने के लिए कही है, वही बातें पिताजी से कहना, इसके अतिरिक्त और कुछ मत कहना। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। कवि सावन को ही संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे हरे भरे सुसज्जित सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। तुम्हें जितना बरसना है उतना बरस लो, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि मेरी पिता की आंखों में मेरी याद में आंसू न बरसे। पांचवे को वे न तरसे, पांचवे यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र के लिए आया है। वे अपने पिता के पांचवे सबसे छोटे पुत्र थे। तो कहना चाहते हैं कि बस इस बात का ध्यान रखना कि पांचवे पुत्र अर्थात मेरे लिए मेरे पिता न तरसे, बस इस बात का तुम ध्यान रखना। संबोधन अलंकार है, क्योंकि कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। पुण्य पावन, प प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। सजीले सावन, स स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। बरसा बरसी, ब ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। हम कविता पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? इसका उत्तर होगा, कवि जब जेल में थे तब सावन का महीना था। जेल के बाहर बादल उमड़ गुमड़ कर बरस रहे थे और जेल के अंदर कवि के मन में परिवार की यादें उमड़ गुमड़ रही थी और कवि की आंखों में आंसू बरस रहे थे। प्रश्न नंबर 2, मायके आई बहन के लिए कवि के घर को परिताप का घर क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा कि जब कवि की बहन बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मायके रहने के लिए आई होगी, उसने सोचा होगा कि पिता के घर जाकर अपने भाइयों और बहनों से मिलूंगी और उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहूंगी। किंतु वहां जाकर उसे पता चला होगा कि उसका छोटा भाई भवानी प्रसाद तो जेल में है, तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। इस कारण उसने बाप के घर को परिताप का घर अर्थात दुखों का घर कहा होगा। प्रश्न नंबर 3, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? इसका उत्तर होगा, इस कविता में कवि के पिता की कई विशेषताओं को उकेरा गया है। सबसे पहला हम देखेंगे संयमित जीवन। कवि के पिता का जीवन बहुत संयम से भरा था। वह नियमित रूप से गीता का पाठ करते थे और नियमित रूप से व्यायाम करते थे। दूसरा हम देखेंगे भावुक व्यक्तित्व के थे, यानी कि जब भवानी प्रसाद मिश्र को जेल हो गई थी तो उनके पिता उनकी याद में व्याकुल हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। फिर तीसरी विशेषता हम देखेंगे साहसी थे, यानी कि उनके सामने शेर या मौत भी आ जाए तो वे घबराते नहीं थे। और वाणी में उनकी बादलों सी गर्जन थी, काम में उनकी तूफान सी तेजी थी। बूढ़े हो चुके थे किंतु बुढ़ापे के लक्षण उनमें नहीं दिखाई देते थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्ति में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताइए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यहाँ देखिए बस बस शब्द कई बार आ रहा, हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। यहाँ पर यमक अलंकार है। पहली पंक्ति में जो बस शब्द आ रहा है उसका अर्थ केवल या मात्र से है और उसका आशय यह होगा कि केवल इतनी सी बात है कि वह घर पर नहीं है और जेल में है।
तीसरी पंक्ति में जो बस शब्द दो बार आ रहा है, एक का अर्थ दुख से है, दूसरे का अर्थ कष्ट से है। कवि के लिए यह दुख की बात है कि वह घर पर नहीं है और इसी कारण उसे बहुत कष्ट हो रहा है जेल में। और चौथी पंक्ति में बस शब्द जो आ रहा है उसका अर्थ फिर से दुख से है और उसका आशय यही होगा कि कवि को इस बात का दुख है कि वह परिजनों के साथ नहीं है, इसीलिए इसी दुख के कारण जेल में उसे बिल्कुल नीरस लग रहा है, अर्थात वह जेल में रहते हुए नीरस जीवन जी रहा है। प्रश्न नंबर 5, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। इसका उत्तर होगा कि कवि जेल में रहकर घर के वियोग से पीड़ित है, दुखी है, उसे घर की बहुत याद सता रही है। अन्य लोगों के साथ उसको जेल में अच्छा नहीं लगता है, अन्य लोग जो उसे बेगाने लगते हैं, वह उनसे दूर भागता है, लोगों को शक की दृष्टि से देखता है। वहाँ पर उसे इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि लोगों की आहट से भी उसे डर लगता है, रातों को उसे नींद नहीं आती है, वह एकांत में रहना पसंद करता है, वह शांत हो गया है, लोगों से बातचीत नहीं करता है, घर की यादों में खोया रहता है और इसी कारण वह अपने आप को भूल गया, उसकी मनस्थिति दीवानों जैसी हो गई है।